लोग ही बता सकते हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। स्मॉल वाले के अंदर आसानी से एंटर करेगा, स्मॉल वाले के अंदर आसानी से एंटर करेगा, अगर आसानी से एंटर करेगा तो एनर्जी ज्यादा लिबरेट करेगा, एनर्जी ज्यादा लिबरेट करेगा, और ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा तो ऑब्वियसली डेल्टा H2 बड़ा हो जाएगा, और डेल्टा H2 अगर बड़ा हो जाएगा तो जो ओवरऑल अभी आने वाला है मेरे पास, ओवरऑल डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब है जो एनायन है, जो एनायन बनने वाला है फ्यूचर में, आगे एनायन बनने वाला है, उसकी साइज स्मॉल होनी चाहिए या लार्ज होनी चाहिए? जो एनायन बनेगा वो स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए? समझ में आया? ये मैं कब से समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है टाइम लगा, इट्स ओके, बट आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि जब कभी भी आप कोई भी ऐसा आपके पास कंपाउंड आए, उसमें आप पहले ये चेक करो उसका कटायन और उसका एनायन को कंपेयर करो। अगर कंपाउंड के अंदर कटायन साइज में कैसा होना चाहिए? लार्ज। एनायन कैसा होना चाहिए साइज में? स्मॉल। जब कभी भी आपको ऐसा कोई भी दिखेगा, उसमें सबसे लार्जेस्ट आयनिक कैरेक्टर होता है, उसमें सबसे हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर होता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी बॉन्ड एकदम प्योर नहीं होता है। आप अब से ये आपको ये समझना है, बीइंग साइंस स्टूडेंट, आपको इतना समझना है कि कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट नहीं होता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब कभी भी कटायन जो है किसी के अंदर अगर लार्जर है, कटायन लार्जर है, अनायन स्मॉलेस्ट है, अनायन स्मॉलेस्ट है, उसके अंदर सबसे हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या कंडीशन है फेवरेबल? फेवरेबल कंडीशन क्या है? लार्ज कटायन, स्मॉल और स्मॉलर एनायन। या फिर इसको आप और कैसे लिख सकते हो? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि वो H1 है, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। लो आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी, एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इस पे सोचो और मुझे बताओ कि ये समझ में आया या नहीं आया। 4 चीजें मैंने आपको भेजी है। Large cation corresponds to low ionization energy. Smaller anion corresponds to high electron gain enthalpy. तो आप या तो ऐसा बोलो कि लार्जर कटायन एंड स्मॉलर एनायन, और आप दूसरी तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसको सोचो अच्छे से, आप मुझे बताओ ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल, अगर आप थ्रू आउट द लेक्चर थे अच्छे से तो बता पाओगे ग्रीन और रेड। ओके, 2 लोगों को समझ में आ गया अब तक? ये लेक्चर काफी कंसेप्चुअल है। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फिर मुझे लेक्चर ये चैप्टर ही डिसॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब मुझे ये चैप्टर किसी और को देना पड़ेगा और मैं कुछ दूसरा चैप्टर लूंगा। फिर अगर मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये कभी भूलना मत चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो जो मैंने अभी आपको फैक्ट्स बताया। लार्जर कटायन, स्मॉलर एनायन, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हालांकि ये स्कूल लेवल आपके कॉलेज लेवल पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, कोई इतना हाई लेवल में नहीं पूछेगा, बट मैंने आपने बोला ना कि जेईई एंड नीट की बात है, इसलिए मैंने पढ़ाया है। या मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज में जब भी कॉलेज जाओगे 11th 12th, किसी को भी पूछोगे आसानी से नहीं बता पाए। जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा मतलब मेरे कहने का मतलब जिसने बहुत ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर रखे वही इसका आंसर कर पाएगा। किसी को जाके बाद में कॉलेज में पूछना व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, अगर वो ये आंसर्स दे दे मतलब उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ 90% नहीं बता पाएंगे, 90 क्या 95% लोग नहीं बता पाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ इसको लेके, इसीलिए मैं आप लोग को अलग तरह से ट्रेन करना चाहता हूँ। बट अगर आप वो नहीं एक्सेप्ट करोगे तो फिर मुझे
अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, मुझे सिंपलेस्ट वे में जाना पड़ेगा। फिर हाँ मुझे ऐसे बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कैटायन लार्जर एनायन स्मॉलर, डायरेक्ट रट्टा करवा सकता था, बट मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया, रिलेट किया उसको अच्छे से पीरियोडिक टेबल से, वरना इतना टाइम लगता ही नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये है आयनिक बॉन्ड बनने की फेवरेबल कंडीशंस। अगर आपके ऑप्शन में ये है ही नहीं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो फिर ऑप्शन में ये होगा, लैटिस एनर्जी को लेके होगा ऑप्शन, तो आप आंसर करोगे हाई लैटिस एनर्जी। ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, उतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है ना, तो भी वो ज्यादा स्टेबल, तो भी वो आयनिक बॉन्ड बनने की फेवरेबल कंडीशन। तो आयनिक बॉन्ड बनने की एक और फेवरेबल कंडीशन, दैट इज लार्ज लैटिस एनर्जी और हाई लैटिस एनर्जी, ये भी एक कंडीशन कि जब वो कटायन और अनायन आपस में क्लोज आएंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब देखो, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा ना, तो आपको एक डू यू नो का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ये डू यू नो, देखो क्या लिखा है इसमें, ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है, CSF, यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं है, जिनको बायोलॉजी आता है उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों को नहीं पता होगा अभी तक, 12th वालों को पता है CSF। हाँ, CSF इज सीजियम फ्लोराइड, इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। क्यों लिखा है ऐसा, सोचो, पूरे पीरियोडिक टेबल में मुझे बताओ सबसे लार्जेस्ट कटायन कौन सा है, सोचो दिमाग लगाओ, सबसे बड़ा कटायन कौन सा है? ओके, पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होगा तो, नहीं होगा, नहीं है फिलहाल, इतना नहीं भी डेवलप हुआ, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कटायन वो होगा, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आप सीखते हो, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ती है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे एटम की साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे वैसे साइज कम होती है, इतना तो पता है। नहीं, फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव, फ्रेंशियम नहीं बोल सकते, रेडियो एक्टिव है वो, रेडियो एक्टिव को हम कभी कंसिडर नहीं करते। तो अब सोचो कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन होना चाहिए साइज में, ऑब्वियसली वो पीरियोडिक टेबल में जो एकदम लेफ्ट में है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है और एकदम नीचे है, पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है और सबसे नीचे है, जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। आंसर इज सीजियम, आंसर इज सीजियम, बिकॉज उसको याद किया जाता है ऐसा, लीना के आरबीसीज फरार, लीना के आरबीसीज फरार, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बट फ्रेंशियम नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव। तो सबसे ज्यादा बड़ा कटायन कौन हुआ, सीजियम। अगर मैं अभी आपको पूछूं कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट एनायन कौन होगा, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट एनायन वो कौन होगा, वो एक्सट्रीम राइट और एकदम अपवर्ड होगा, अपवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डाउनवर्ड तो साइज बढ़ती है। सबसे छोटा एनायन कौन होगा बताओ, हीलियम नहीं, हीलियम नहीं, हीलियम नहीं, नोबल गैस एलिमेंट को नहीं कंसीडर कर सकते। नोबल गैस कभी कोई कंपाउंड बनाता है, आप सोचो, कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा हमारे दिमाग में नहीं लानी चाहिए, जैसे कि नोबल गैस नहीं, जब कभी भी कोई रिएक्शन की बात चल रही है, नोबल गैस कैसे आ सकता है आप सोचो, नोबल गैस तो ऑलरेडी स्टेबल है। आंसर इज फ्लोरीन, आंसर इज फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे छोटा एनायन बन सकता है वो, सबसे छोटा फ्लोरीन, इसीलिए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अगर इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा तो, इलेक्ट्रो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो, क्यों, साइज सबसे छोटी है, जो भी उसके आसपास आएगा उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो, तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन। ठीक है, इसीलिए आप देखो, इसीलिए बोला गया है कि मोस्ट आयनिक कंपाउंड इज CSF, बिकॉज CS
यानी सीजियम जो है वो सबसे लार्जेस्ट कटायन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कटायन सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए, एनायन सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो सबसे लार्जेस्ट कटायन इज सीजियम, सबसे स्मॉलेस्ट एनायन इज फ्लोरीन। दैट्स व्हाई CSF is the most ionic compound because CS is the most electropositive while F is the most electronegative element. The electronegativity difference, उन दोनों के बीच में electronegativity difference जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। समझ में आया? इसलिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट आयनिक कंपाउंड ये कहलाता है, ये रीजन है इसके पीछे। वैष्णवी आप बोल रहे हो कि फ्लोरीन के फ्लोरीन ऑब्वियसली सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, सबसे ऊपर फ्लोरीन है ना। तो कैसे लर्न किया आपने? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन लर्न किया होगा ना, ये तो आता होगा। मैंने ऐसे याद किया था, फादर कॉल्ड ब्रदर इन ऑस्ट्रेलिया, जैसे भी आपने याद किया है मैंने ऐसे याद किया था, फादर कॉल्ड ब्रदर इन ऑस्ट्रेलिया। कुछ भी यहाँ मतलब फनी है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। अच्छा आपको क्लोरीन सुनाई दे रहा था, हो सकता है मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ तो हो सकता है ऐसा, इसलिए मैंने आपको बोला भी अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो आप लोग मुझे बताओ कि नहीं समझ रहा है, बहुत फास्ट जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, फादर कॉल्ड ब्रदर इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, एस्टाटाइन। ठीक है, तो ये इसके पीछे रीजन है। इसीलिए अगर आपको पूछे सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड कौन है, सबसे मोस्ट आयनिक कंपाउंड, आंसर इज CSF, CSF। क्लियर? ऑन द अदर वे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा आयनिक वो होता है, ध्यान से सुनना प्लीज, हाँ, और सबसे ज्यादा आयनिक वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, है ना। है भी CS, और वही बात हुई, बट CSF की बात करें तो CS जो है वो सबसे ज्यादा साइज में बड़ा है, साइज में जो बड़ा होता है वो हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑब्वियसली सोचो एकदम एक्सट्रीम्स है, एक सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा होगा डिफरेंस। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हो, ये ध्यान रखना। तो कभी भूलना मत, हाँ, फेवरेबल कंडीशन फॉर द, इतना डिटेल में जाके मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, और हो सके तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैंने लिख के दिया है, यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना, इस तरह से फेवरेबल कंडीशन याद रखनी होती है। अब यहाँ पर यही सब लिखा होगा, ज्यादातर यहाँ पर वही लिखा होगा। ओके, अब मैं आपको ना एक चीज और समझाने जा रहा हूँ, वो भी ध्यान देना। एक एक साइकिल होती है जिसको बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। ये क्या है बॉर्न हैबर साइकिल, समझ रहा हूँ। ये साइकिल पूरा एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से पूरा आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड पूरा बनता है। अब देखो लॉजिक की बात, सबसे पहले मैं आपको है ना NaCl का ही फॉर्मेशन बता देता हूँ। NaCl का ध्यान से सुनना, Na, आपको सबको पता है कि सोडियम जो होता है वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट, सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है ना। हमें पता है कि सोडियम को हमें क्या बनाना है, कटायन, कटायन बनाने के लिए उसमें से क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और आपको पता है आपने जब आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो वो एटम पहले गैसियस स्टेट में होना चाहिए, वो एटम पहले गैसियस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में नहीं चलेगा, ये पता है? नहीं पता है तो फिर सुनो, ठीक है, जिन्होंने बोला यस अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुनते जाओ, आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, आइसोलेटेड एटम, परफेक्ट, आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड वही होता है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, सही बोला रितेश, है ना। तो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और सोडियम तो सॉलिड है, तो पहले मुझे सोडियम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना होगा।
तो मैंने अगर सोडियम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया, तो आप ही सोचो किसी भी सॉलिड को अगर आप गैसियस कन्वर्ट करते हो, आप अपना बेसिक लॉजिक यही लगा लो, आपके घर पे आइस है, फ्रिज में से आइस बाहर निकाला, मुझे आइस को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, गर्म करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी एनर्जी लगेगी, यहाँ पर भी एनर्जी लगने वाली है। प्रोसेस कैसा रहने वाला है? एंडोथर्मिक। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, सॉलिड को गैसियस में कन्वर्ट करना इज नोन एज सॉलिड टू गैसियस इज नोन एज परफेक्ट, है ना, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन मतलब जो भी एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो पहला स्टेप हो गया हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है। अभी सोडियम जो है वो गैसियस में कन्वर्ट हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये बन गया प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। यहाँ पर जो भी एनर्जी लिबरेट होगी दैट इज नोन एज, सॉरी यहाँ पर एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सुनते जाना अच्छे से पहले पूरा अच्छे से, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कटायन इज रेडी, कटायन इज रेडी। दो प्रोसेस, एक तो है एनर्जी सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी जो थी वो एंडोथर्मिक है, सब्लिमेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक। आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो एंडोथर्मिक, मतलब अब तक दो एनर्जी लग रही, दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है। अब मैं एनायन की तरफ जाता हूँ। एनायन, हमें पता है कि क्लोरीन, नॉर्मली हम जब भी क्लोरीन देखते हैं तो वो Cl2 होता है, सबको पता होगा। क्लोरीन कभी Cl के फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन इज Cl2, ये तो पता है। एक मिनट है, मैं चाय पी लेता हूँ तब तक। कितने लोग का मैसेज आया? हाँ पता है ना, Cl2 होता है। ओके, सबको पता है Cl2 के फॉर्म में होता है ना। बट हमें Cl2 थोड़ी चाहिए, हमें सिर्फ एक क्लोरीन चाहिए, और हमें उस क्लोरीन को किसमें कन्वर्ट करना है? Cl माइनस में। तो सबसे पहले तो मुझे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। यहाँ पे दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन ऐसे शो करते हैं, Cl Cl, सबके स्क्रीन पे विजिबल। आज का लेक्चर मैंने पहले ही बोला था आप, जैसे जैसे आपका केमिस्ट्री आगे जाएगा वैसे वैसे वो इंटरेस्टिंग बनता है। ठीक है, अगर आपको चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, आपको कंसेप्ट अच्छे लगते हैं, तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आपको लगता है नहीं नहीं यार ये बहुत ज़्यादा ऊपर से जा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आप इस सब्जेक्ट को नहीं पसंद करोगे। पर मुझे तो ऐसे कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, अब चाहे वो जिसमें भी हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में। ओके, ये सब में स्क्रीन पे विजिबल है ये Cl हाँ। तो आप देख सकते हैं Cl2 है, Cl2 है तो Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मुझे पहले उस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, मुझे पहले उस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एक एनर्जी लगती है, दैट इज नोन एज डिसोसिएशन एनर्जी, दैट इज नोन एज डिसोसिएशन एनर्जी। बहुत लॉजिक सी बात है, डिसोसिएट किया मैंने, इसलिए यहाँ पर कौन सी एनर्जी लगने वाली है? डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, वापस एनर्जी कैसी होगी? वापस प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। तो डिसोसिएशन एनर्जी भी एंडोथर्मिक है। अब हमारे पास क्लोरीन आ चुका है, ये क्लोरीन आ गया। इस क्लोरीन में मैं क्या करने वाला हूँ? अभी एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाऊंगा, इस क्लोरीन के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाऊंगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl माइनस में, Cl माइनस में, Cl माइनस में। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन। प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। जो एनर्जी लिबरेट होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या एनर्जी लिबरेट ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो होता है, अगर आप सबको पता होगा, क्लोरीन जो होता है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कम होता है, 2,8,7 ऐसे भी देख सकते हो। या फिर अगर मैं आपको वैसे वाले कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो वो कुछ ऐसी होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होती है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डेफिशिएंट है। अगर इसके पास किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होगा तो एनर्जी लिबरेट करने वाला है। तो यहाँ एनर्जी लिबरेट होगी, यहाँ एनर्जी लिबरेट होगी और Cl माइनस बन गया। अब Na प्लस बन गया था, ध्यान देना,
Na+ बन गया था और Cl- बन गया था। Na+ और Cl- दोनों बन गए। इन दोनों को जब आप आपस में कंबाइन करोगे तो एक एनर्जी लिबरेट होने वाली है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो एक एनर्जी लिबरेट होगी, वापस एनर्जी लिबरेट होगी, एंड दैट इज लैटिस एनर्जी, दैट इज लैटिस एनर्जी, दैट इज लैटिस एनर्जी। समझ में आया? तो टोटल आप अगर देखोगे तो क्या क्या, कितनी एनर्जी एक्सोथर्मिक है, कितनी एंडोथर्मिक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले मैंने सोडियम सॉलिड स्टेट में था, उसको मैंने गैसियस में कन्वर्ट किया, सब्लिमेशन, पॉजिटिव। फिर सोडियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, पॉजिटिव, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर क्लोरीन जो था वो Cl2 फॉर्म में था, उसको मैंने क्लोरीन बनाया, डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी पॉजिटिव। फिर क्लोरीन में मैंने इलेक्ट्रॉन एंटर करवाया, वो एक्सोथर्मिक। और फिर Na+ और Cl- कंबाइन हो गए, वो भी एक्सोथर्मिक। तो आप देख सकते हो 3 एंडोथर्मिक है और 2 एक्सोथर्मिक है, 2 एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब कभी भी इन सबका टोटल मिला के, इन सबका टोटल मिला के अगर नेगेटिव आया तो वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर उनका टोटल, इन सब एनर्जीज को मिलाओ और अगर उन सबका टोटल अगर पॉजिटिव आ जाए, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाने वाला है, फिर वो प्रेफर करेगा कुछ और। हो सकता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो आपको इतना समझना है ये सब चीजें, इस पूरी साइकिल को। इसमें मैंने 5 इवेंट बताए। सबसे पहले सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। इन सबको मिला के एक पूरी साइकिल बनती है, जिसमें टोटल 5 डेल्टा एच आते हैं। आएंगे 5 डेल्टा एच, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 एंड डेल्टा H5। डेल्टा H1 वही सब्लिमेशन, डेल्टा H2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा H3 बॉन्ड डिसोसिएशन, डेल्टा H4 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा H5 लैटिस एनर्जी। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करने के बाद अगर नेगेटिव आया, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं बॉन हेबर्ट साइकिल। क्लियर है मैंने क्या समझाया? इसीलिए आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, सब कुछ मैटर कर रहा था। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं, देखो क्या दिया है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, काफी हमने, देखो इन्होंने वही बताया। Ionic solid are the solid which contains cation and anion held together by ionic bond. Causal treatment help us to understand the formation of ionic bond between ions of different element. Formation of ion depends on the ease with which an atom can lose or gain electron. With ease, ease लिखा है ना? तो देखो M गैसियस स्टेट में ऑलरेडी है, यहाँ पर उसको मैंने कटायन में बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा यहाँ पर उन्होंने ए बी नहीं लिखे, MX लिया है। X है वो गैसियस स्टेट में, इलेक्ट्रॉन एंटर करवाया, एनायन बना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, फिर देखो M+ और X- कंबाइन हो गए और क्या बन गया, MX। फिर वो MX सॉलिड का। ठीक है, इस तरह से मैंने भी आपको ये समझा। अब ये सब छोड़ो, पहले पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। मैंने भी आपको ये समझाया था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, व्हाइल इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक based on the ionization enthalpy and electron gain enthalpy, we can predict which element can form ionic compounds. समझ में आया मैंने क्या बोला? अब मेरे ख्याल से क्लैरिटी आनी चाहिए, इतनी देर पूरा लेक्चर हो गया। तो कौन डिसाइड करेगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? 2 फैक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई करते रहना। हाँ, मैं जहाँ पूछूंगा वहाँ। अगर मुझे लगा कि, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये बात, कि अगर मुझे लगा कि मैं नहीं केपेबल हूँ एक्सप्लेन ये चैप्टर करने में, मैं इस चैप्टर को ड्रॉप करके दूसरा चैप्टर लूँगा। हालांकि मैंने सक्सेसफुली काफी जगह डिलीवर किया इस चैप्टर को, बट यहाँ डिपेंड करता है। क्लियर है आपको ये? जबरदस्ती यस भी मत बोलना, बट जो अभी मैंने पढ़ा वो समझ में आया? ओके, इतना समझ में आया।
चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैंने इतनी एनर्जी इसमें यूटिलाइज की इतना पढ़ाने में, तो उसका रिप्लाई भी आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ ये समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए, और वही कंसेप्ट मैं चाहता हूँ आपके अंदर आ जाए, डिलीवर कर पाऊँ मैं अच्छे से पूरा बेस्ट, और वो मुझे कैसे पता चलेगा, इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाई। ठीक है, चलो एलिमेंट्स क्या लिखा देखो ध्यान से भी पढ़ना। एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने भी आपको ये बताया था, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए तो अभी भी आप शायद अभी तो वो निकल गया होगा मैसेज, मैंने आपको लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला था। अब देखो क्या लिखा, एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन रेडिली फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद एलिमेंट्स हैविंग अ हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने भी आपको यही बताया, समझ में आया कि ये स्टेटमेंट हाई नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है और उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए लिखा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वापस पढ़ लो स्टेटमेंट को और बताओ समझा या नहीं समझा। एक छोटी सी लाइन ही है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, बट कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो समझ गया वो हमेशा के लिए समझ गया ये कंसेप्ट, ऐसा है। आई थिंक अभी भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं है। पढ़ लो चाहिए तो। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर आप हो सके तो वापस देखो, जब रिकॉर्ड किया हुआ इसको वापस देखो, कि आपकी मर्जी पर, मेरे हिसाब से आपको इस लेक्चर को वापस देखना चाहिए, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेवल था इसका हाई। ओके, इतना समझ में आया। फिर देखो क्या लिखा, बोथ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द गैसियस फेज, ऑब्वियसली गैसियस फेज में होता है। ऑल आयनिक कंपाउंड्स इन अ सॉलिड स्टेट हैव ईच cation surrounded by specific number of anion and vice versa। वो तो ठीक है, ये तो खाली ऐसे क्रिस्टल बताया है, देना देना नहीं है। The arrangement of cation and anion in a crystalline solid is ordered and they are held together by coulombic force of attraction। coulombic force of attraction का मतलब होता है वही क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही कूलोमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। हमें पता ही है कटायन और आयन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन दीज कंपाउंड क्रिस्टलाइज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट, है ना, गैसियस स्टेट में बनेंगे और फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में। वो यहाँ पर भी दिख रहा था, एमएक्स बना था, वो गैसियस स्टेट में था और फिर फाइनली सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। वो ठीक है, वो कोई इतना मैटर नहीं करता ये सब चीजें। द स्ट्रक्चर इन विच दे क्रिस्टलाइन in which they crystallize depends upon the size of the ions, their packaging arrangement and other factors। ये बहुत हाई लेवल हो गया, डोंट वरी अभी के लिए। The overall stability of ionic solid यहाँ पे डिपेंड करेगा। The overall stability of ionic compound depends upon the interaction between all these ions and the energy released during the formation of crystal lattice। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, जो भी एनर्जी से रिलेटेड जो भी बातें चली वो सब इंपॉर्टेंट मैटर करती है। Let us consider the formation of NaCl ionic solid। इन्होंने डायरेक्ट सॉलिड Na को गैसियस स्टेट में ले लिया, नहीं करना चाहिए था ऐसा, बट ठीक है। फिर में एक इलेक्ट्रॉन निकला, देखो उसकी जो एनर्जी लगी वो कितनी है, 495 है ना, इतनी एनर्जी लगी, पॉजिटिव में लिखी हुई है क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, Cl माइनस बना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसलिए देखो डेल्टा H के नीचे आई लिखा है, वो आई क्या इंडिकेट करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरे वाले डेल्टा H के अंदर क्या लिखा है, Eg, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन। देखो वो नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव है। फिर जब देखो Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन हो रहे हैं तो NaCl बन रहा है और ये एनर्जी लिबरेट हो रही है। आपको मैंने वहां सिखाया था कि प्रोडक्ट साइड में अगर एनर्जी लिखी हुई होती है इसका मतलब है वो एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो एनर्जी कितनी लिबरेट हो रही है, 147.7। मतलब आप देख सकते हो कि दो नेगेटिव है यहाँ पर, दो नेगेटिव कौन है, -348 एंड -147.7। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे प्लस लिखा है बट वो एक्चुअली प्लस नहीं, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और पॉजिटिव कौन है, 495। इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे ना तो आपको नेगेटिव वैल्यू आएगी, आपको यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। अब देखो क्या लिखा है,
कन्वर्जन ऑफ NaCl गैसियस इनटू NaCl सॉलिड, ये भी है। आप सोचो गैसियस से सॉलिड स्टेट बनता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और आप खुद भी सोच सकते हो सॉलिड से कभी भी कोई चीज को सॉलिड से गैसियस स्टेट में लेके जाना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज एंडोथर्मिक। बट अगर रिवर्स बोलूँ तो गैसियस स्टेट को मैं सॉलिड में कन्वर्ट करूँ तो एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी लिबरेट होती है ना, एनर्जी लिबरेट होगी। तो जब NaCl गैसियस स्टेट से NaCl सॉलिड में बनेगा, वहां पे वापस एनर्जी रिलीज होने वाली है, और वो कितनी रिलीज हुई, 788 रिलीज हुई। This released energy is much more than the absorbed energy. Than the absorbed energy. Absorbed energy कितनी थी? 495. Much more than the absorbed energy. Thus, stability of an ionic compound can be estimated by knowing the amount of energy released during the lattice formation, and not just by the energy associated with the completion of octet around the ionic species in the gaseous state alone. In short, इसको नटशल में इतना ही बताऊंगा कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी कंपाउंड बनने में अगर ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। एक और कंपाउंड बन रहा है उसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है बट उतनी नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो वो कम स्टेबल होगा। समझ में आया? तो कोई आयनिक कंपाउंड कितना स्टेबल है नहीं है ये सब कौन डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। समझ में आया? कितना क्लियर है? स्पेशली मैंने जो समझाया आज आपको, फेवरेबल कंडीशन फॉर द आयनिक बॉन्ड, वो तो कभी भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। आई थिंक अभी लेक्चर कभी भी बंद हो सकता है, ये जब भी लेक्चर बंद हो जाएगा कोई बात नहीं, हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ते जाते हैं, अगर बंद हो गया बीच में ठीक है, ज्वाइन वापस मत करना फिलहाल के लिए, जरूर। अभी आगे देखते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना वैसे, ये तो वही हो गया। फिर देखो यहाँ पर है ना, ये मैटर नहीं करता कि एनर्जी कितनी है, LiCl, NaCl, BeF2, CaCl2, AlCl3, यहाँ मैटर ये नहीं करने वाला इनकी वैल्यूज क्या है। आपको एग्जाम में आएगा, इनको अरेंज करो, इनको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, आप कैसे करोगे? आपको वैल्यूज नहीं दी होगी, आपको अपना दिमाग लगाना है वहाँ पर। तो देखो उसके लिए कुछ फैक्टर्स पता होने चाहिए। लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है वो पता होना चाहिए। लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? लैटिस एनर्जी एक तो डिपेंड करेगी साइज पर। याद रखना, जितनी ज्यादा साइज कम होगी, मेरी बातें ध्यान से सुनना, स्मॉलर साइज होगी, साइज जितनी स्मॉल होगी ना उतनी ही एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी, उतनी ही एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी। ठीक है, जितना स्मॉल साइज होगा उतनी एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी। एक मिनट ना, इससे चाहे ऐसे बता देता हूँ। देखो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू